हरे कृष्णा। अक्षयवन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वेंडिगो नाम के शैतान को देखे जाने की एक बहुत ही भयानक घटना। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे दूसरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने दूसरे चैनल पर सच्ची रहस्यमय घटनाओं के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरे दूसरे चैनल के वीडियोज़ भी ज़रूर पसंद आएंगे। तो प्लीज़ आप लोग मेरे दूसरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप में से किसी को वेंडिगो नाम के शैतान के बारे में नहीं पता है या वेंडिगो नाम के इस मॉन्स्टर की जानकारी नहीं है, तो आप मेरे एक पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं। मैंने अपने उस वीडियो में वेंडिगो नाम के इस शैतान के बारे में डिटेल से जानकारी दे रखी है। अपने उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँगा। तो दोस्तों, आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना माइकल नाम के एक शख्स ने रेडिट पर पोस्ट की थी। तो आगे मैं आपको उसी के नज़रिए से ये पूरी घटना बताता हूँ। मेरा नाम माइकल है। मैं अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में रहता हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना साल 2015 में मेरे और मेरे छोटे भाई सैम के साथ हुई थी। जिस समय हमारे साथ ये घटना हुई थी, उस समय मैं 20 साल का था और सैम 18 साल का। तो घटना कुछ इस तरह है कि साल 2015 में एक बार मैं और मेरा छोटा भाई अपने दादाजी से मिलने उनके घर गए हुए थे। मेरे दादाजी का घर पेंसिल्वेनिया राज्य के ही एक दूर दराज गांव में पड़ता है। दादाजी का घर गांव के बिल्कुल आखिर में पड़ता है और उनके घर के पीछे से ही घना जंगल भी शुरू हो जाता है। हम दोनों भाई काफ़ी सालों बाद दादाजी से मिलने जा रहे थे। मुझे याद है, एक बार जब मैं 15 साल का था, तब पहली बार मैं और मेरा भाई मम्मी पापा के साथ दादा से मिलने उनके घर गए थे। तब किसी जंगली जानवर ने दादाजी के घर को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया था। मैं ये तो नहीं जानता कि किस जानवर ने दादाजी के घर को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन एक बात तो है कि दादाजी के घर को उस दिन काफ़ी नुकसान पहुंचा था। खैर, 4 घंटे कार से सफ़र करने के बाद हम दोनों भाई दादाजी के घर पहुंच गए। जब हम दादाजी के घर पहुंचे, तब हमने देखा कि दादाजी ने अपने घर के चारों तरफ की दीवारें बहुत ही ऊंची और मोटी करवा रखी हैं। फिर दादाजी से मिलकर हमने उन दीवारों के बारे में पूछा, तो दादाजी ने हमें बताया कि वहाँ पर बहुत से जंगली जानवर हैं, जिनसे अपना बचाव करने के लिए दादाजी ने घर के किनारे की सभी दीवारों को ऊंचा और मोटा करवा लिया है। हम दोनों भाई जैसे ही दादाजी के घर के अंदर गए, वैसे ही दादाजी का कुत्ता ब्रूनो भी हमारे पास आ गया। दादाजी ने अपने घर में एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता भी पाला हुआ था। फिर दादाजी से थोड़ी देर बातें करने के बाद हम दोनों भाई अपने कमरे में आराम करने चले गए। कमरे में आते ही मेरा छोटा भाई मुझसे कहने लगा कि क्या हम पास वाले जंगल में कैंपिंग करने जा सकते हैं। अपने भाई की बात पर मैंने कहा कि तुमने सुना नहीं दादाजी क्या कह रहे थे, घर के पीछे वाले जंगल में कई जंगली जानवर रहते हैं, तो हम लोग वहाँ कैंपिंग कैसे कर सकते हैं। मेरी बात सुनकर मेरा भाई शांत हो गया। फिर रात को दादाजी ने हम सबके लिए खाना बनाया और फिर हम लोग साथ में बैठकर खाना खाने लगे। जब हम लोग खाना खा रहे थे, तब दादाजी ने हमसे कहा कि देखो बच्चों, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोग मुझे बताए बिना घर से बाहर मत निकलना। दादाजी ने बहुत सीरियस होकर ये बात कही थी और ना जाने क्यों मुझे उनकी ये बात बहुत ही अजीब लगी। इसके बाद खाना खाकर जब हम दोनों भाई सोने के लिए अपने कमरे में गए, तब मैंने अपने भाई से कहा कि आखिर दादाजी ने हमें बिना बताए घर के बाहर निकलने से मना क्यों किया है। तब मेरे भाई ने कहा कि घर के पीछे वाले जंगल में जंगली जानवर रहते हैं, इसीलिए दादाजी ने हमें बिना उनको बताए घर के बाहर निकलने से मना किया है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं है। अपने भाई की ये बात मुझे सही लगी। फिर थोड़ी देर आपस में बातें करने के बाद हम दोनों सो गए। यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा। दरअसल जिस कमरे में मैं और मेरा भाई सोए हुए थे, वो कमरा दादाजी के घर के सबसे पीछे की तरफ था। हमारे कमरे के बिल्कुल पीछे से ही जंगल शुरू हो जाता है और हमारे कमरे की खिड़की से भी जंगल साफ साफ दिखाई देता है। तो मैं और मेरा भाई रात को आराम से सो रहे थे
कि तभी न जाने किस वजह से अचानक मेरी नींद खुल गई। नींद से जागते ही मुझको एक आवाज़ सुनाई दी, माइकल बेटा यहाँ आओ, देखो मुझे चोट लगी है, मेरी मदद करो। वो आवाज़ मेरे दादाजी की थी और वो आवाज़ हमारे कमरे की खिड़की के पीछे वाले जंगल से आ रही थी। उस आवाज़ को सुनकर मैं बहुत हैरान रह गया था। फिर मैंने दीवार पर टंगी घड़ी देखी, तब मुझे पता चला कि अभी रात के 1 बज रहे हैं। फिर मैंने अपने छोटे भाई को भी नींद से जगा दिया। नींद से उठते ही मेरे भाई ने भी दादाजी की मदद मांगते हुए वो आवाज़ सुनी। उस आवाज़ को सुनकर मेरे भाई ने कहा कि ये तो दादाजी की आवाज़ है और ये आवाज़ हमारे कमरे की खिड़की से आ रही है, हमें चलकर देखना चाहिए कहीं दादाजी किसी मुसीबत में ना हो। तब मैंने अपने भाई से कहा कि लेकिन खिड़की के पीछे से तो जंगल शुरू हो जाता है, आखिर इतनी रात को दादाजी जंगल में क्या करने गए होंगे। तब मेरे भाई ने गुस्साते हुए मुझसे कहा कि हम लोग यहाँ बैठकर ज़्यादा सोच विचार नहीं कर सकते, क्योंकि इससे दादाजी की जान को खतरा हो सकता है। हमें जल्द से जल्द दादाजी की मदद के लिए जाना होगा। अपने भाई की इस बात से मैं सहमत हो गया। फिर मैंने कमरे में रखी एक टॉर्च ले ली और फिर हम दोनों भाई तेज़ी से भागते हुए घर के बाहर निकल गए। जल्दी जल्दी में हमने ये भी नहीं देखा कि कहीं दादाजी अपने कमरे में सो तो नहीं रहे हैं। हम दोनों भाई दादाजी के कमरे को देखे बिना ही घर के पीछे वाले जंगल की तरफ चले गए। हमारे पीछे पीछे दादाजी का डॉगी ब्रूनो भी आ रहा था। फिर मैं और सैम टॉर्च की रोशनी में देखते हुए जंगल के अंदर जाने लगे। दादाजी के मदद मांगने की वो आवाज़ हमें अभी भी सुनाई दे रही थी। हम लोग बहुत तेज़ी से भागते हुए जंगल के अंदर जा रहे थे। ब्रूनो भी हमारे आगे आगे चल रहा था। फिर आगे जाकर ब्रूनो किसी चीज़ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। फिर हम दोनों भी ब्रूनो के पास पहुंच गए। ब्रूनो के पास पहुंचकर हमने उस तरफ टॉर्च दिखाई जिस तरफ देखकर ब्रूनो भौंक रहा था। तब मैंने टॉर्च की रोशनी में देखा कि ब्रूनो एक अजीब से हिरन के ऊपर भौंक रहा था। वो हिरन दिखने में बहुत ही अजीब था। वो हिरन बहुत ही लंबा और पतला था। उस हिरन की पसलियां भी हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थीं। साथ ही उस हिरन की आंखें भी पीले रंग के चमकदार बल्ब जैसी थीं। इस तरह का अजीब हिरन मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। मैं उस हिरन को हैरानी से देख ही रहा था कि तभी उस हिरन ने अपना मुंह चलाया और हमें फिर से दादाजी की मदद मांगते हुए आवाज़ सुनाई दी, माइकल बेटा यहाँ आओ, देखो मुझे चोट लगी है, मेरी मदद करो। ये देखकर मैं और मेरा भाई हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। हम समझ गए थे कि दादाजी के मदद मांगने वाली आवाज़ ये हिरन ही निकाल रहा है। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि कोई हिरन ऐसा कैसे कर सकता है। ब्रूनो अभी भी उस अजीब हिरन के ऊपर ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। फिर हमारे देखते ही देखते वो हिरन 4 पैरों से किसी इंसान की तरह 2 पैरों पर खड़ा हो गया। ये देखकर हम दोनों भाई डर से बिल्कुल दहल गए थे। 2 पैरों पर खड़ा होकर वो जीव बहुत ज़ोर से चीखता हुआ हमारी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर मैं और सैम वहाँ से भागने लगे। हम दोनों भागते हुए घर की तरफ जा रहे थे और वो भयानक जीव हमारा पीछा भी कर रहा था। हमें अपने पीछे से उस शैतान के भारी कदमों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। ब्रूनो अभी भी उस शैतान के ऊपर भौंके जा रहा था। हम दोनों भाई भागते हुए जंगल के बाहर निकल आए थे और जंगल के बाहर आते ही हमें ब्रूनो के दर्द से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर हम समझ गए थे कि उस शैतान ने ब्रूनो को मार डाला है। इसके बाद हम भागकर दादाजी के घर में आ गए। फिर हमने दादाजी के कमरे को देखा। तब हमें पता चला कि दादाजी का कमरा अंदर से लॉक है। इसका मतलब ये था कि दादाजी अभी भी अपने कमरे में ही सो रहे थे। फिर हमने दादाजी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाकर उनको जगाया और फिर हमने उनको सारी बात भी बता दी। हमने दादाजी को ये भी बता दिया कि शायद उस शैतान ने ब्रूनो को मार डाला है। ये सुनकर दादाजी बहुत गुस्सा हो गए थे। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर दादाजी ने अपनी राइफ़ल उठा ली
और बहुत गुस्से में वो जंगल की तरफ जाने लगे। दादाजी को जंगल की तरफ जाते देख मैं बहुत घबरा गया। मैंने तुरंत ही दादाजी को पकड़ लिया और उनको शांत कराने लगा। मैं दादाजी को समझाने लगा कि इतनी रात को जंगल के अंदर जाना सही नहीं है, हमें सुबह तक का इंतज़ार करना होगा। दादाजी मेरी बात नहीं मान रहे थे, लेकिन मेरे और मेरे भाई के बार बार कहने पर दादाजी शांत हो गए। शांत होते ही दादाजी फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे कि आखिर उसने ब्रूनो को भी मार ही डाला। दादाजी की ये बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि शायद वो उस भयानक शैतान के बारे में कुछ जानते हैं। तब मैंने दादाजी से उस हिरन जैसे दिखने वाले शैतान के बारे में पूछा। मेरी बात पर दादाजी ने मुझे बताया कि जब वो अपनी सर्विस से रिटायर हुए थे तब उन्होंने इस सुनसान जगह पर ये घर लिया था ताकि अपनी बाकी की ज़िंदगी वो शहर की भीड़ भाड़ से दूर शांति से बिता सकें। अपने काम से रिटायर होने के बाद दादाजी दादी के साथ यहाँ पर रहने लगे थे, लेकिन दादाजी को ये नहीं पता था कि यहाँ के जंगल में इंसानों को खाने वाला एक भयानक शैतान भी रहता है। दादाजी ने बताया कि बहुत सालों पहले एक बार रात के समय दादाजी घर में टीवी देख रहे थे और दादी किसी काम से घर के बाहर गई हुई थी। तभी अचानक से दादाजी को दादी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। दादी की चीख सुनकर दादाजी घबरा जाते हैं और वो फौरन ही अपनी राइफल लेकर घर के बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर दादाजी को पता चलता है कि दादी के चीखने की आवाज़ें जंगल के अंदर से आ रही हैं। जंगल में उस समय बहुत अंधेरा था, इसलिए दादाजी जल्दी से घर के अंदर जाकर टॉर्च भी ले आते हैं। फिर दादाजी तेज़ी से भागते हुए जंगल के अंदर जाने लगते हैं। इस समय तक दादाजी को यही लग रहा था कि शायद किसी जंगली जानवर ने दादी पर हमला किया है और उन्हें खींचकर जंगल के अंदर लेकर चला गया है। यही सोचकर दादाजी भी टॉर्च की रोशनी में देखते हुए बहुत तेज़ी से भागते हुए जंगल के अंदर जा रहे थे। फिर जंगल में एक जगह पर दादाजी ने देखा कि एक बहुत ही भयानक जीव दादी को नोच नोच कर खा रहा था। पहले तो दादाजी को लगा कि वो कोई भालू है जो दादी को खा रहा है, लेकिन जब टॉर्च की रोशनी में दादाजी ने सही से उस जीव को देखा तब उनको पता चला कि वो जीव कोई भालू नहीं बल्कि एक बहुत लंबा और बहुत ही अजीब सा दिखने वाला हिरन है। उस हिरन के हाथ पैर में बड़े बड़े नाखूनों वाले पंजे थे। उसके दांत भी बहुत बड़े और नुकीले थे। उसकी आंखें भी चमकदार पीले रंग की थी। साथ ही वो हिरन 4 पैरों पर नहीं बल्कि किसी इंसान की तरह 2 पैरों पर खड़ा होकर दादी को खा रहा था। ये सब देखकर दादाजी डर से कांप गए थे। फिर दादाजी ने तुरंत ही उस भयानक जीव पर अपनी राइफल से गोलियां चला दी। गोली लगते ही वो जीव बहुत जोर से चीखता हुआ वहां से भाग गया। दादाजी ने हमें यह भी बताया था कि गोलियां लगने के बाद भी उस भयानक जीव के शरीर से खून की एक बूंद तक नहीं निकली थी। फिर दादाजी तेजी से भागकर दादी के पास गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दादी को उस जीव ने मार डाला था। फिर दादाजी ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। दादाजी ने उस भयानक जीव के बारे में भी पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस ऐसे किसी भी जीव के होने की बात को नहीं मान रही थी। बाद में पुलिस ने दादी की मौत की वजह जंगली भालू का हमला बताकर इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस घटना के बारे में हमको बताने के बाद दादाजी रोने लगे। दादाजी को उस भयानक जीव के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं थी, लेकिन दादाजी इतना ज़रूर जानते थे कि वो एक शैतानी जीव है जिसे नॉर्मल हथियारों से नहीं मारा जा सकता। फिर अगली सुबह हम सब ने मिलकर ब्रूनो की लाश को दफना दिया। 2 और दिन दादाजी के यहाँ रुकने के बाद हम दोनों भाई भी वापस अपने घर लौट गए। हमारे घर वापस आने के 2 महीने बाद ही हमको खबर मिली कि दादाजी की भी मौत हो गई है। पुलिस ने हमको जानकारी दी थी कि दादाजी के घर के पीछे वाले जंगल में दादाजी की कटी फटी लाश मिली थी। पुलिस का मानना था कि किसी भालू या माउंटेन लायन ने दादाजी की जान ली है, लेकिन हम जानते थे कि दादाजी को मारने वाला कोई जानवर नहीं बल्कि वही शैतान है।
बाद में मैंने जब उस हिरन जैसे दिखने वाले शैतान पर थोड़ी रिसर्च की, तब मुझे पता चला कि वो जीव कोई और नहीं बल्कि वेंडिगो है। वेंडिगो एक शैतानी जीव है जो कि दुनिया भर के जंगलों में पाया जाता है। ये जीव ज़्यादातर ठंडे जंगलों में पाया जाता है और इस जीव को नॉर्मल हथियारों से नहीं मारा जा सकता। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपके सामने वेंडिगो आ जाए तो आप क्या करेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे सेकंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं अपने सेकंड चैनल पर बिल्कुल असली और डॉक्यूमेंटेड रियल मिस्टीरियस वीडियोस बनाता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।